हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। हम लोग लेसन पढ़ रहे थे बल। देखिए बच्चों, हम लोग ने बल में पिछले वीडियो में गति का प्रथम नियम पढ़ा था, जिसके गति का प्रथम नियम क्या था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इसे ही गति का प्रथम नियम कहा गया था। आज बच्चों हम लोगों ने इसको समझा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, आज गति का द्वितीय नियम। इसको ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और गति का द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसको फिर से क्लियर करते हैं बच्चों, एक इजी उसमें समझ लीजिए कि गति का द्वितीय नियम क्या है। तो देखिए, गति किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वे लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला जो बल लग रहा है, कौन सा बल बच्चों, असंतुलित बल की दिशा, यानी असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इसको कैसे समझते हैं, देखिए संवेग बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए संवेग क्या होता है, अगर हम आपको बोलेंगे संवेग तो आप क्या बताएंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ये हम लोग जानते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। मान लीजिए द्रव्यमान m है और वेग हमारा v है, तो संवेग बराबर क्या हो गया, m इंटू वी। अब यहाँ पर समझिए, बोल रहा है कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वो असंतुलित बल के समानुपाती होती है। अब इसको एक छोटे से आप उदाहरण से समझिए बच्चों। मान लीजिए कि आप एक सड़क पर खड़े हैं, ठीक है। कहाँ खड़े हैं आप, एक सड़क पर खड़े हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल से आ रहा है, कोई बच्चा 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, ये आपसे टकराएगा, तब आपको क्या होगा, छोटा मोटा धक्का लगेगा या इसमें तो बच्चा गिर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, जिसका जो द्रव्यमान है इसमें आपका और बच्चे का, इसका किसमें ज़्यादा है, यानी कि द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, तो इसमें बच्चा हो सकता है वो आपसे टकराए, टकराने के बाद वो गिर जाए और आपको छोटा मोटा धक्का लगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए कोई ट्रक है, कोई एक ट्रक है बच्चों, वो इधर स्पीड से आ रहा है, तो आपको क्या होगा, यानी आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। या तो आप कुचल जाएंगे या आप क्या होगा, अब इसको तो आपको सोच सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि नुकसान किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के। यानी कि जितना द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा धक्का लगेगा, ये समझे आप। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा धक्का लगेगा। यही है कि अगर दो बॉल से आपको मारा जाए, एक बड़ी फुटबॉल बॉल ले लिया जाए और एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल ले लिया जाए, तो उसमें किससे आपको ज़्यादा चोट लगेगी, ऑब्वियसली बड़ी वाली बॉल से। यानी आपको ज़्यादा चोट किस में लगेगी, बड़ी, यानी कि बड़ी बॉल का द्रव्यमान ज़्यादा है और छोटी बॉल का द्रव्यमान कम है। फिर एक और मान लीजिए, एक स्पीड से समझ ले, एक तेज़ी से आती हुई बॉल से और एक धीमे से आती हुई बॉल से बच्चों, उसमें किससे ज़्यादा चोट लगेगी आपको, तेज़ी से आती हुई बॉल से ज़्यादा चोट लगेगी। ये भी कह सकते हैं कि जो मतलब कि जो वेग अगर जिसका अधिक है वो ज़्यादा उससे नुकसान पहुंचेगा और जिसका वेग कम है उसका नुकसान कम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, गति के द्वितीय नियम में क्या बोल रहा है कि यदि F नेट असंतुलित बल हो। असंतुलित बल समझते हैं बच्चों, असंतुलित बल वो बल होता है जैसे कि पृथ्वी पर हम चलते हैं तो पृथ्वी हमको नीचे की ओर खींचती है, ठीक है ना। लेकिन एक बल हमें ऊपर की ओर भी लगता है, नहीं तो हम नीचे की ओर चले जाते।
एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, जो ऊपर की ओर लग रहा है यानी कि इसका मतलब कि दोनों, इससे पहले हम संतुलित असंतुलित बल पढ़े थे, यदि दोनों नेट बल बराबर होगा तो क्या होगा, बल जीरो हो जाता है। लेकिन अगर एक बल ज़्यादा एक बल कम है तब बल जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब जो असंतुलित बल है उसमें एक का बल ज़्यादा होगा एक का बल कम होगा, तो वो ऊपर की तरफ भी हमको बल लगाएगी। असंतुलित बल बच्चे हम लोग जाने, यानी कि जिस 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 बल से पृथ्वी हमको नीचे की तरफ खींचती है वैसे ही वो अपोजिट बल की हमको ऊपर की तरफ भी धकेला जाता है। तो ये असंतुलित बल हुआ जो जैसे कि लग रहा है, यानी कि जो असंतुलित बल है क्या है, ये असंतुलित बल के समानुपाती होता है। फिर यदि एफ नेट, मान लीजिए एफ नेट असंतुलित बल हो जो वस्तु पर लग रहा है, तो पी संवेग हो तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, एफ समानुपाती P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। ये T2 माइनस P2 माइनस P1 क्या है, संवेग परिवर्तन संवेग है। ये कैसे निकालते हैं, देखिए संवेग को कैसे निकालते हैं इसको सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अभी हम लोग ने देखा था कि संवेग इक्वल द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग को बच्चों किससे लेते हैं, सिंपलाइज्ड करते हैं स्मॉल p से इंटू वेग, v इंटू वी, ये हमारा क्या है, संवेग है। फिर यानी कि यदि F नेट असंतुलित बल हो तो वस्तु पर जो लग रहा है P संवेग हो तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार यानी F किसके समानुपाती होगा, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। अब ये P2 और T2 क्या है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो गेंदें हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना, दो गेंदें हैं, इसका भी द्रव्यमान हमारा m है। और जब ये यानी कि यहाँ इसका जब शुरू में इसका प्रारंभिक वेग मान लीजिए u था, u प्रारंभिक वेग क्या था, u हम मान लेते हैं कि जो चल रही थी इसका रफ्तार u था, t सेकेंड में ये यहाँ पर चलकर v वेग इसका हो गया। लेकिन इसके द्रव्यमान में थोड़ी कोई चेंजेस होगा, द्रव्यमान इसका m होगा। तो अगर मैं कहूँ कि बच्चों इसका आप निकालिए तो इसका P1 बराबर क्या होगा, संवेग P1 बराबर यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू यू हो गया। अगर इसी तरीके से P2 इक्वल क्या हो जाएगा, m इंटू V2, यानी कि इसको भी बच्चों ऐसे ही लिख लीजिएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। यहाँ v लिया गया, सॉरी v लिया गया है ना, v मतलब ये हमारा ये अंतिम वेग है और u मतलब ये प्रारंभिक वेग हुआ। तो P2 यानी यहाँ तक पहुँची तो m इंटू वी ये हुआ। फिर अब हमको क्या मिला, अगर हम संवेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन की, यहाँ बोलता है ना संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए, बोल रहे हैं यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर, तो कैसे करेंगे, देखिए संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या हो जाएगी। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे यानी P2 माइनस P1 अपान कैसे लेंगे बच्चों, T, यानी T समय में हो रहा है ना, P2 माइनस P1 अपान T। अब मान लीजिए यहाँ पर बल F है, अगर बल हमारा क्या हो F है तो F समानुपाती किसके हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। यानी कि समय, अब हमको यहाँ पर परिवर्तन की दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी टाइम पहले समय में यानी कुछ सेकंड के बाद ना ये चेंजेस हुआ कि पहले तो गेंद यहाँ थी फिर यहाँ पहुँची, यानी पहले इसका समय T समय में है तो इसका समय मान लीजिए T समय T1 पर यहाँ थी, तो कुछ समय बाद ये कहाँ पहुँची T2 पर। तो जो दर हम निकालेंगे बच्चों वो T2 माइनस T1 लेंगे। तो P2 यानी संवेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, समय की में माइनस करेंगे। ये समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है जहाँ T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग P1 है। T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग अभी हम लोगों ने देखा, देखिए क्या था, T1 समय पर मान लीजिए वस्तु का ये T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग हमारा P1 है और T2 समय पर वस्तु का जो वेग है वो हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि P2 कहलाएगा। तो अब संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, P2 में से P1 माइनस कर देंगे। इसको यहाँ पर देखिए फिर से
देखिए जहाँ t1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है बच्चों, हमारा p1 है, तथा t2 समय पर वस्तु का संवेग p2 है। यानी कि समय t1 समय पर संवेग p1 था और t2 समय पर वस्तु का संवेग p2 है। तो f यानी इन दोनों में अंतर को दिखाने के लिए डेल्टा का यूज़ करते हैं, यानी डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हो गया, जहाँ डेल्टा p इक्वल किसके हो जाएगा, p2 माइनस p1। यही चीज़ यहाँ ली गई है। डेल्टा p ये कैसे आया, ये डिफरेंस बताता है, अंतर बताता है। तो संवेग में परिवर्तन का अंतर कैसे निकालेंगे, अब यानी p2 माइनस p1 से निकालेंगे। इसी तरीके से डेल्टा t लिया गया, यानी समय में अंतर बता रहा है, तो t2 माइनस t1 निकाला गया। यहाँ समानुपाती के स्थिरांक चिन्ह को हटाने के लिए k एक समानुपाती स्थिरांक, देखिए कभी भी अगर समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं निशान को बच्चों, तो एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या लिया गया है, k, यानी तो f इक्वल k डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये समझ में आया। फिर मान लीजिए k1 बराबर 1 हो लेने पर, तो f इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो f इक्वल डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा p का मान अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, mv, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो f इक्वल टी m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है p इक्वल m इंटू वी। अब f इक्वल यहाँ m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चूँकि a बराबर क्या होता है, डेल्टा v अपॉन ये a क्या है बच्चों, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। a है हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण, हम लोगों ने पढ़ा था ना त्वरण। अब यहाँ पर देखिए a, चूँकि a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी ये त्वरण है। त्वरण क्या होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी a इक्वल टू वी माइनस यू। वी माइनस यू समझ रहे हैं ना, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाया गया अपॉन t यानी समय। तो चूँकि a इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी ये वेग में परिवर्तन की दर है और ये समय में परिवर्तन की दर दिखा रहा है डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, अगर f इक्वल टू m डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो चूँकि a बराबर है इक्वल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो m की जगह इसकी जगह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह किस मान को रख देंगे, a रख देंगे। तो ये गति के द्वितीय नियम का जो है F इक्वल टू एम ए, ये हमारा क्या है, गणितीय रूप है। मान लीजिए यहाँ पर m द्रव्यमान हो, m द्रव्यमान की कोई 1 किलोग्राम की द्रव्यमान है, मान लीजिए m, तो हमारा जो त्वरण है यानी ये भी क्या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो F बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या ले लिया गया है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, यानी इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब इसको क्या दे दिया गया, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर यहाँ पर हमारा क्या पड़ गया बच्चों, न्यूटन पड़ा। सॉरी बच्चों, लगता आ नहीं रहा था इस वीडियो में। देखिए फिर से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए चूँकि a इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, वेग में त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यहीं पर देखिए ये फार्मूला लिया गया है। अब अगर यहाँ पर f इक्वल m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी की जगह अगर हम a ले लेते हैं a, तो f इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो ये गति का क्या है, हमारा द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। यदि m बराबर 1 किलोग्राम हो, यहाँ द्रव्यमान कितना बता रहा है बच्चों, 1 किलोग्राम, और त्वरण हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो f बराबर की क्या हो जाएगा, यानी कि f को कैसे निकालेंगे, फिर m की जगह पे 1 किलोग्राम को इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, f इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी ये हमारा साइंटिस्ट के नाम पर यहाँ पर पढ़ा कि ये न्यूटन। क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ पर समझिएगा 1 न्यूटन बल वह बल है जिससे 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगने पर वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करता है। यानी कि जो 1 न्यूटन बल है वो ऐसा बल है जिसे 1 किलोग्राम की मान लीजिए कोई वस्तु पर लग रहा है, तो वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कर रहा है। यानी कि कोई 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है बच्चों, उस पर अगर 1 न्यूटन बल कार्य कर रहा है तो उसकी त्वरण की गति क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन, जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं बच्चों, तो गाड़ी तेज़ होती है और तेज़ होती है, यानी त्वरण उसका वेग में परिवर्तन होता है ना, तो वही चीज़ है त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन से जो गति करता है
वो हमारा यही होगा, यानी कि 1 न्यूटन बल वह बल है जिसे 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगने पर वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, इसे एन से दर्शाते हैं। जो न्यूटन है वो बल का क्या है? एसआई मात्रक है, इसे एन से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आपको करना है एज ए होमवर्क और इसको छोड़िएगा मत बच्चों। इसको इसलिए पहले तो आप क्या करिएगा कि इसको उतार लीजिएगा और अपनी बुक को आप बंद कर दीजिएगा। आप इसको खुद करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप अपनी बुक से उसको मैच कर सकते हैं कि हमने जो किया वो सही आया कि नहीं। तो इसको करना ज़रूरी है। इसको करके आप लोग क्या करिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड करिएगा ताकि मैं देखूं कि किन बच्चों ने इसको किया है और किसने इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो ये अगर आप करेंगे तो इसमें आप बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे और आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी करेंगे। जब ये भी आपका एक काम है, आप इसको जब आपका गति तक का तो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप इसको पूरा कटपिट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड पॉइंट कैसे हटाया कैसे आया, ये पूरा हमको मिलना चाहिए। मेरा मकसद यही है बच्चों आपको कि ताकि आप पूरा इसको अच्छे से पूरे इस एग्ज़ाम्पल को समझें। करने के बाद आप इसका फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। इसको समझ देखते हैं बच्चों आगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है चर्चा करें। तो पहला है कि आप लोग अक्सर क्रिकेट वगैरह देखते हैं, सब बच्चे इंटरेस्ट लेकर, आजकल आईपीएल हो रहा है, सब बहुत बच्चे बहुत इंटरेस्ट से क्रिकेट देखते होंगे। लेकिन कभी सोचा है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती गेंद को कैच करते समय गेंद पकड़ने के साथ अपने हाथ को पीछे क्यों ले जाता है? देखें आप लोग इसको ध्यान दिए हैं तो ऐसा क्यों होता है? इसको देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती गेंद को कैच करता है तो गेंद पकड़ने के साथ अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है ताकि बल को हाथ में स्थिर होने का समय बढ़ जाए। समझ रहे हैं ना? ताकि बल को हाथ में स्थिर होने का समय बढ़ जाए और उसके हाथ को चोट कम लगे। इससे मतलब कि जैसे मान लीजिए आप लोग भी बॉल वगैरह जब क्रिकेट खेलते होंगे तो गेंद को पकड़ने के लिए हाथ पीछे कर देते हैं। मतलब जब आप हाथ आपका आगे है और आगे से पीछे ले जाने में देखिए बच्चों समय क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है ना, यानी समय बढ़ गया। तो जब समय बढ़ेगा तो उसके साथ क्या होगा, बल का मान घट जाएगा, यानी कि जो तेज़ी से गेंद आ रही है उसका मान बल का उस समय बढ़ने के साथ कम हो जाता है। तो यानी कि अगर वो डायरेक्ट पकड़ता है तो इसका मतलब उसे अधिक चोट लगेगी, वहाँ पर बल का मान ज़्यादा है। और थोड़ा हाथ को जब उसने पीछे किया तो इसका मतलब कि समय बढ़ा और बल का मान कम हुआ, तो उसे इसीलिए क्या किया, वो अपने हाथ को पीछे ले गया ताकि उससे चोट कम लगे। तो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए F इक्वल टू एम इंटू वे, F इक्वल एम इंटू ए है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना गति के द्वितीय नियम से, F इक्वल टू एम इंटू वे। मान लीजिए कि अगर डेल्टा टी ज़्यादा होने पर क्या होता है, F का मान कम हो जाता है, यानी कि डेल्टा टी ज़्यादा हुआ तो F का मान कम हो गया, यानी डेल्टा टी तथा F का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है F और डेल्टा टी का, यानी कि F का मान अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेल्टा की टी कम होगा। अगर डेल्टा टी का मान बच्चों ज़्यादा होगा तो F का मान कम होगा। इसीलिए क्या होता है कि खिलाड़ी जो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। इसको समझे बच्चों आप लोग। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श की अपेक्षा कच्चे फर्श या भूसे के ढेर पर कूदने पर चोट कम लगती है, क्यों? अब आप बताइए, आप लोग कभी भूसे की ढेर पर कूद के देखे हुए हैं या पक्के फर्श पर, तो क्यों होता है ऐसा? इसको सोचिए, देखिए क्यों होता है, बताते हैं। देखिए बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पक्के फर्श की अपेक्षा जब हम कच्चे फर्श या भूसे के ढेर पर कूदते हैं बच्चों, तो हमारा जो पैर है वो स्थिर होने के लिए कुछ समय ज़्यादा लेता है।
यानी आप भूसे के ढेर पे कूदिए और देखिए कि आपके पैर जो हैं वो स्थिर होने के लिए समय ज़्यादा लेते हैं। जब समय ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बल का मान कम हो जाता है। इससे पे अभी हम लोगों ने देखा है इससे ऊपर वाले डिस्कस में कि जब बल का मान कम होगा तो हमारी चोट ज़्यादा लगेगी। और इसी तरीके से कच्चे फर्श पर जो है वो पैर जो है वो स्थिर होने के लिए उसमें पक्के फर्श पर पैर स्थिर होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, पैर फौरन स्थिर हो जाते हैं। और उससे उससे क्या होता है, बल का मान अधिक होता है। और जब बल का मान अधिक होता है तो हमें चोट ज़्यादा लगती है। ये समझ गए आप लोग। यानी कि डेल्टा टी का मान अगर बढ़ेगा तो चोट कम होगी, अगर डेल्टा टी का मान यानी कि बल अगर समय नहीं बढ़ेगा तो चोट ज़्यादा यानी बल का मान अधिक होगा, अगर समय बढ़ रहा है तो बल का मान कम हो रहा है। इसको क्लियर किए बच्चों आप लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, समान वेग से आ रहे यानी कि समान वेग से आ रहे एक पिंड को 200 न्यूटन पर बल लगाकर 0.25 सेकंड में रोक दिया जाता है। पिंड के प्रारंभिक संवेग की गणना करिए। हमको यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, पिंड का प्रारंभिक संवेग। अब आप मान भी सकते हैं, इसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा इसको होमवर्क में सेंड करिए, लेकिन कैसे करना है ये मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रारंभिक संवेग अगर p मान लें आप लोग और पिंड को 0.25 सेकेंड में रोक देने के कारण अंतिम संवेग मान लीजिए इसका 0 हो गया, तो अतः संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा p इक्वल p माइनस 0। तो डेल्टा p बराबर इक्वल p हो जाएगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम यहाँ पे लगा सकते हैं, चूँकि F इक्वल क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। तो F इक्वल p अपॉन डेल्टा टी लेंगे, तो p ही हमको निकालना है, तो p इक्वल क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा टी। तो p बराबर F दिया है 200 न्यूटन और डेल्टा टी क्या दिया है 0.25। तो दोनों का बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप हमें करके बताइएगा। मैंने इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया, कैसे करना है इसको आप समझ गए होंगे। अगर प्रारंभिक संवेग p है और पिंड को 0. कितना सेकेंड दे दिया है हमारा, 0.25 सेकेंड में रोक देने के कारण अंतिम वेग मान लीजिए 0 हो रहा है, तो संवेग परिवर्तन क्या निकालेंगे, यानी डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस 0। तो डेल्टा p बराबर p आ गया। और हमको निकालना भी क्या है, गति के द्वितीय नियम से अगर हम जाते हैं F इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। तो F बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा p का मान p आया है तो डेल्टा p की जगह p रख देंगे और डेल्टा t हमारा है समय दिया हुआ है, तो यानी p हमको निकालना है तो p पक्षांतर करके कि p इक्वल f इंटू डेल्टा टी। f हमारा 200 न्यूटन दिया है, डेल्टा p हमारा 0.25 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको करके बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर एक पढ़ते हैं गति का तृतीय नियम, बहुत ही इजी है बच्चों, इसको अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। क्या है इसको देखते हैं। देखिए गति का तृतीय नियम समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप। और आप लोग बच्चों द्वितीय नियम को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आप लोग को समझाया गया है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और इसको करने की पूरी कोशिश करिएगा। और आप लोग एग्जाम्पल को ज़रूर करिएगा और उसको अपने फेयर नोटबुक पर ही राइट डाउन करना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पर है कि एक एक्टिविटी में दिया है कि एक स्प्रिंग बैलेंस ए लें और उसका स्थिर सिरा दीवार कील से लटका दें। देखिए यहाँ पर एक बैलेंस लिया गया है, स्प्रिंग बैलेंस ए, और उसको एक दीवार से स्थिर कर दिया है। स्प्रिंग के मुक्त सिरे को खींचो, लगाया गया बल की गणना करें। यहाँ पर हमको इसको खींचना है और कितना बल लगाया इसकी गणना करें। फिर क्या करना है कि एक और स्प्रिंग बैलेंस बी को ए से जोड़ दें। देखिए अब दूसरे वाले को बी को फिर ए से जोड़ दिया गया। पहले तो हमने इसको दीवार से लगाया और एक स्प्रिंग बैलेंस को खींचा, खींचने के बाद हमने क्या किया, इसकी गणना किया। फिर क्या किया बच्चों, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को ए के एक सिरे से जोड़ दिया और फिर इसको खींच रहे हैं, फिर बी को खींच रहे हैं, फिर इसकी गणना करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे एक क्रिया और एक प्रतिक्रिया बल यहाँ पर लग रहा है। इसको समझते हैं आगे क्या चीज़ है। एक और स्प्रिंग बैलेंस बी को ए से जोड़ें जैसा कि चित्र 5 में दिखाया गया है। अब ए और बी को एक साथ खींचे और मान नोट करें। अब ए और बी दोनों को क्या करना है बच्चों, एक साथ खींचना, उनके मान को नोट करना। आप देखते हैं कि दोनों स्प्रिंग तुलाएं एक ही समान दर्शाती क्यों, कि दोनों जो स्प्रिंग तुला है वो एक ही मान दर्शाती है, ऐसा क्यों होता है, इसको देखते हैं। देखिए उपयुक्त उदाहरण में स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस ए पर बल लगाता है, यानी जो स्प्रिंग बैलेंस बी है बच्चों वो किस पर बल लगा रहा है, ए पर, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस ए स्प्रिंग बैलेंस बी पर समान बल विपरीत दिशा में लगाता है। यानी दोनों समान बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसको समझे आप लोग कैसे है, इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा ए स्प्रिंग है, यानी कि हमारा ए स्प्रिंग बैलेंस है, हमने पहले इसको खींचा, इसका मान नोट किया, फिर स्प्रिंग बैलेंस बी को इस ए से जोड़ा, फिर खींचा, तो दोनों ने एक मान नोट किया, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि ये दो जो है स्प्रिंग बैलेंस ए, मान लीजिए बी जो है वो ए पर जो बल लगा रहा है, तो ए भी किस पर बल लगाएगा, बी पर, यानी ये एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया बल लगा रहे हैं। कैसा बल लगा रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी ए अगर बी पर बल लगा रहा है, अगर बी ए पर बल लगा रहा है तो ए भी बी पर बल लगाए, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल हुआ। यहाँ पर समझे इसको। देखिए यहीं पर ये बता रहे हैं कि उपर्युक्त उदाहरण में स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस ए पर बल लगाता है, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस ए स्प्रिंग बैलेंस बी पर समान बल विपरीत दिशा में लगा रहा है, यानी बल समान है लेकिन दिशा विपरीत है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको, मान लीजिए आप 5 न्यूटन बल से उसको धक्का दे रहे हैं बच्चों, तो दीवार भी आपको 5 न्यूटन बल से ही विपरीत दिशा में बल लगाएगी, यानी कि दिशा उसकी बदल जाएगी। आप उसको जिस दिशा में धक्का दे रहे हैं उसी की तरह वो उल्टी दिशा में आपको धक्का देगी, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल यहाँ पर हुआ। दो समान बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल लगाती। जैसे दीवार को धक्का हम दे रहे हैं तो हम दीवार पे बल लगा रहे हैं, और बल जो दीवार है वो हमको पीछे की तरफ धकेल रही है, यानी कि वो उतना ही बल पीछे की तरफ लगा रही है और हम उतना ही बल उसको आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो ये बल वो विपरीत दिशा में बल लगाती है, यानी कि हम आगे की तरफ लगा रहे हैं तो वो पीछे की तरफ लगा रही है। तो ये क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो वस्तुओं पर लग रहे इन बलों के जोड़ों को हमने क्या कहा, क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। बलों के जोड़ों को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया है। देखिए गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया सदैव बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, यदि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये तृतीय नियम कहता है। अब यहाँ पर देखिए तृतीय नियम क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैं इसको बता रही हूँ, जब किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। इस बल का परिणाम जो होता है वो पहले वाले बल के बराबर किंतु दिशा के विपरीत होता है। इसको आप लोग समझ गए हैं ना। यहाँ पर यही बोला है कि जो गति के तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया सदैव बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तो एक लाइन में इसने बता दिया, इसी को मैंने यहाँ पर डिटेल समझा दिया कि जब किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, जब कोई वस्तु है मान लो वो दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो जो दूसरी वस्तु है वो भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। इस बल का जो परिणाम होता है वो पहले वाले बल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है किंतु दिशा के विपरीत होता है, जिसको अभी हम लोगों ने एक दीवार का उदाहरण लेकर समझा। मान लीजिए एक और उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए आपकी नीचे बुक में इस पैराग्राफ में दिया ही हुआ है कि जब आप चलते हैं तो क्या होता है, चलना शुरू करते हैं, बल की आवश्यकता होती है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी विपरीत दिशा में हम सड़क से अपने पैरों पर बल लगाते हैं। सड़क भी हमारे पैरों पर उतनी ही प्रतिक्रिया का बल विपरीत दिशा में लगाती है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। हम आगे क्यों बढ़ पाते हैं,
क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि जब हम मान लीजिए बच्चों पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी उतने ही परिणाम का बल विपरीत दिशा में लगाती है, यानी उतने ही परिणाम का बल वो विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, आगे बढ़ पाते हैं यानी चल पाते हैं। देखिए इस लाइन में भी है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमें बल की आवश्यकता होती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना होता है उसके विपरीत दिशा में हम सड़क पर अपने पैरों को बल लगाते हैं, यानी विपरीत दिशा में बच्चों हम बल लगाते हैं, और सड़क भी हमारे पैरों पर उतनी ही प्रतिक्रिया का बल विपरीत दिशा में लगाती है, यानी कि हम भी विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं और सड़क भी हमारे पैरों पे उतनी ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिससे हम बढ़ पाते हैं। देखिए ध्यान दें, यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल के मान हमेशा समान होते हैं, फिर भी यह बल एक समान परिणाम के त्वरण उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के बल के मान समान है लेकिन परिणाम के त्वरण उत्पन्न समान नहीं करते, क्योंकि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान एक सा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तु है, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है, तो उन बल का मान तो समान होगा, लेकिन बल एक समान परिणाम के त्वरण उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि उनका द्रव्यमान एक समान नहीं होता। हमारे धकेलने से पृथ्वी पीछे की ओर चलना शुरू नहीं करती, किंतु हमें आगे की ओर ज़रूर त्वरण में गति मिलती है। यानी कि अब पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत है, ज़्यादा है बच्चों हमारे कंपेयर में, तो यानी कि हम तो आगे त्वरण के कारण यानी एक्सलेशन के कारण हम तो आगे चल पाते हैं। क्या पृथ्वी चलने लगती है? ऐसा नहीं होता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी चलना शुरू कर दे, पृथ्वी पीछे की ओर चलना शुरू नहीं करती, किंतु हम आगे की ओर ज़रूर त्वरण से गति मिलती है। यदि ए वस्तु बी वस्तु पर F1 बल लगाए और बी वस्तु ए वस्तु पर F2 बल लगाए तो गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होगा, F1 = -F2। देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो -F2 ले रहा है ना, यही ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि F2 दिशा F1 के विपरीत है। ये यहाँ पर देखिए -F1 क्या -F2 क्या दर्शा रहा है कि जो ऋणात्मक चिन्ह है ये बच्चों ये किसकी दिशा के विपरीत है, F1 यानी कि विपरीत है। अब समझ में आया? यही यहाँ पर देखते हैं, गति का प्रथम व द्वितीय नियम एक ही वस्तु पर लागू होता है, ओके, जबकि तृतीय नियम दो परस्पर क्रिया कर रही वस्तुओं पर लागू होता है। गति का प्रथम और द्वितीय नियम अभी हमने देखा जो एक वस्तु पर लागू हुआ था, जबकि तृतीय नियम दो वस्तु पर लागू होते। क्रिया प्रतिक्रिया वे बल दर्शाती हैं जो एक ही समय पर दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। अब तृतीय नियम के कुछ और उदाहरण सोचें बच्चों। देखिए हम तृतीय नियम के एक उदाहरण में ये सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम नाव चलाते हैं पानी में, ठीक है ना, तो पतवार से हम क्या करते हैं, पानी को आगे बढ़ाते हैं, तो पानी क्या करता है, हम पतवार को पानी से पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं, पीछे की ओर पतवार से पानी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और पानी क्या करता है, हमको आगे की ओर बल लगाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया बल हुआ, यानी नाव से हम पतवार से पानी को पीछे की ओर बल लगा रहे हैं और पानी जो है हमारे आगे की ओर बल लगा रहा है, तो ये भी गति का तृतीय नियम हुआ। या आप इसका भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जब बंदूक चलाते हैं तो एक झटका लगता है, जैसे बंदूक जितनी आगे चलती है उतनी ही वो पीछे की तरफ भी जाती है, तो ये भी क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी हम जो हाथ के ट्रिगर द्वारा जो है बंदूक को आगे चलाते हैं, आगे की ओर बल लगता है, बंदूक के द्वारा उतना ही बल पीछे की ओर कार्य करता है, पीछे की ओर भी लगता है। तो ये भी हमारे जो दो नियम हुए ये भी किसके हुए बच्चों, हमारे गति के तृतीय नियम से। आप कुछ और भी सोच सकते हैं और उसको गति के तृतीय नियम के उदाहरण और भी सोचिए और उसको समझिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम क्या है, और ये गति का बच्चों तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसको आप रिपीट करिएगा, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।